के चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे 23 मार्च 1931 की, जिस दिन 2 बार सूर्यास्त हुआ। जी हाँ, इस दिन सूरज डूबने के बाद ब्रिटिश इतिहास में पहली बार सारे नियमों को धता बताते हुए कायर अंग्रेजों ने आजादी के 3 दीवानों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रात में ही फांसी पर लटका दिया। लाहौर जेल की उस रात भारत माता के इन 23 साल के जवानों को फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए देखकर डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान अपने आंसुओं का सैलाब नहीं रोक पाए और उनके सम्मान में सिर झुकाकर रोते रहे। भगत सिंह के जन्म दिवस पर आज की ये कड़ी इस अमर शहीद को सादर समर्पित है। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो वर्तमान पंजाब में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वरण सिंह तीनों अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन के जुर्म में जेल में थे और अगले दिन जेल से रिहा हुए। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह दोनों ही गदर पार्टी के सदस्य थे। भगनलाल यानी भगत सिंह ने 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छे थे और उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी और उसके साथ-साथ अंग्रेजी तथा संस्कृत का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। भगत सिंह जालियांवाला कांड के विरोध में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से काफी प्रभावित थे। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने सभी के विरुद्ध जाते हुए यह आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह दूसरे युवा क्रांतिकारियों की तरह बहुत ही हताश हो गए। वे लाहौर से कानपुर आ गए, जहां वडुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और अन्य क्रांतिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। 1924 में वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बने और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के बहुत ही निकट आ गए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो लाला लाजपत राय ने उसका जोरदार विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी जे स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय को निशाना बनाते हुए स्कॉट उन पर तब तक लाठी बरसवाता रहा जब तक कि वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। बेहोश होने से पहले लाला लाजपत राय ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। मात्र 18 दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। 10 दिसंबर 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की लाहौर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने। इस बैठक में यह तय हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल एसपी स्कॉट की हत्या करके लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेंगे। एक युवा क्रांतिकारी जयगोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि जब स्कॉट थाने पहुंचे तो वो इन तीनों को इसके बारे में अवश्य बता दें। स्कॉट की कार का नंबर था 6728। जयगोपाल ने पहले स्कॉट को कभी देखा ही नहीं था। 17 दिसंबर 1928 के दिन स्कॉट पुलिस स्टेशन आया ही नहीं, क्योंकि उसी दिन उसकी सास इंग्लैंड से लाहौर आने वाली थी। असिस्टेंट एसपी जेपी सैंडर्स को जयगोपाल ने स्कॉट समझ लिया और इसकी सूचना भगत सिंह और राजगुरु को दे दी। जब सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर आया, तो राजगुरु ने उसे गोली मार दी। भगत सिंह ने राजगुरु से चिल्लाकर कहा, ये स्कॉट नहीं है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना से पहले ही भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए थे। भगत सिंह इसके बाद दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता आ गए। स्कॉट पर हमले की विफलता ने सभी को बिल्कुल निराश कर दिया। उन्हीं दिनों असेंबली में 2 बिलों पर विचार किया जाना था। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें सरकार को बिना मुकदमा चलाए
किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें श्रमिक संगठनों को हड़ताल करने की मनाही हो गई थी। भगत सिंह और आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय वायसराय असेंबली में इन दोनों प्रस्तावों को कानून बनाने की घोषणा करें, तभी बम धमाका किया जाए। इसके लिए श्री बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, किंतु बाद में भगत सिंह ने यह कार्य दत्त के साथ स्वयं ही करने का निर्णय लिया। ठीक उसी समय जब वायसराय जन विरोधी, भारत विरोधी प्रस्तावों को कानून बनाने की घोषणा करने के लिए उठे, दत्त और भगत सिंह भी खड़े हो गए। पहला बम भगत सिंह ने और दूसरा दत्त ने फेंका और इनकलाब का नारा लगाया। एकदम खलबली सी मच गई। जॉर्ज सुस्टर अपनी मेज के नीचे छिप गया। सार्जेंट टेरी इतना भयभीत था कि वह उन दोनों को गिरफ्तार ही नहीं कर पाया। दत्त और भगत सिंह आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वे स्वेच्छा से बंदी बने और वहीं खड़े रहे। उन्हें दिल्ली जेल में रखा गया और वहीं उन पर मुकदमा भी चला। भगत सिंह ने अपनी वो पिस्टल भी वहीं सरेंडर की जिससे उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा, कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोर लाल और महावीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और कुंदन लाल को 7 वर्ष तथा प्रेमदत्त को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च 1931 की सुबह में फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह डरी और सहमी हुई थी कि उन्हें 23 मार्च 1931 को चुपचाप सूर्यास्त के बाद फांसी पर लटका दिया गया। इस दिन वास्तव में 2 बार सूर्यास्त हुआ। फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में पहनते हुए इन तीनों क्रांतिवाद ने दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, गीत गा रहे थे। जैसे ही ये खबर फैली, भारतीय जनता में आक्रोश और सदमा छा गया। इन फांसियों के लिए क्रोधित जनता ने महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में होने वाली बातचीत में लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह को फांसी न दिए जाने की शर्त नहीं रखी थी। जैसे ही गांधी जी की ट्रेन कराची स्टेशन पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और काला झंडा दिखाते हुए उनका जमकर विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए इस घटना की जमकर निंदा की। मित्रों, आज हमने अमर क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान से जुड़ी कुछ घटनाओं की जानकारी आपसे शेयर करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर परीक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर और प्रेरक प्रसंगों के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।